हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो चैप्टर हम कर रहे हैं अभी वो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन एक्चुअली में क्या अभी कुछ 4-5 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है। तो जो आपका पहला चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, जिसको सिलेबस से हटा दिया गया था लास्ट ईयर, लेकिन इस ईयर उसको अगेन इंक्लूड कर लिया गया है आपके सिलेबस में सीबीएसई ने। तो अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो सॉलिड स्टेट रहेगा और सॉल्यूशन चैप्टर जो आपका वो सेकंड चैप्टर रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि सॉल्यूशन अपना फर्स्ट चैप्टर है, तो अब वो सॉल्यूशन जो आपका सेकंड चैप्टर हो गया अगेन, और फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट ही हो गया, क्योंकि वापस से उसको इंक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, इसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। क्लियर बच्चों? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी मुझे। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एक जो वीडियो आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ पहले ही, उसमें मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है सारा। अब हम फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं और टॉपिक उठाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बच्चों कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं? तो जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो वो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो टॉपिक है आपका वो है आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर में क्या पढ़ना है आपको? वेपर प्रेशर में आपको इससे रिलेटेड लॉज पढ़ने हैं, जैसे हेनरी लॉज हो गया, रॉड्स लॉ हो गया, ये सारे इसमें वेपर प्रेशर में आपको पढ़ने हैं। तीसरा टॉपिक जो यहाँ पे आपको पढ़ना है वो पढ़नी है सीपी। सीपी मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमें 4 तरह से पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आरएलवीपी। आरएलवीपी का मतलब होता है रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, और दूसरा पढ़ना है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी पढ़नी है आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी पढ़नी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ये 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और जो हमारा चौथा टॉपिक है वो बच्चों, हमारा चौथा टॉपिक जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर बच्चों? जो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन टर्म। तो अभी हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है एक्चुअली, उसके बाद हम 1 बाय 1 आगे फर्दर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बच्चों समझना है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। तो देखो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है समझो यहाँ पे। कंसंट्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपने कोई 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार किया तो सॉल्यूशन है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया आपको कि उसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट जो डिसॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर, तभी तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो कंसंट्रेशन भी यही कह रही है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसके 1 लीटर वॉल्यूम में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा, वही उस सॉल्यूशन की क्या होती है? कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? 1 लीटर वॉल्यूम में कितने अमाउंट का सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, वही उसकी कंसंट्रेशन होती है। गॉट इट? तो देखो, ये आप कंसंट्रेशन की डेफिनेशन होगी। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाने लग जाते हैं मोलरिटी नॉर्मलिटी, बट मैं ऐसे नहीं करा रहा बच्चों आपको। मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन को बेसिकली क्लासिफाइड किया है, समझो। यहाँ पे एक हमने रखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अब ये देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, कंसंट्रेशन को हमने डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी में। द वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म एंड सेकंड इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अब इनका मतलब समझो। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा टर्म डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है? तो देखो, एक सिंपल सी पहचान मैं आपको बता देता हूं। किसी भी टर्म में अगर वॉल्यूम की बात हो रही हो, वॉल्यूम टर्म, अगर कहीं भी वॉल्यूम की बात हो रही हो तो वो टर्म हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा। क्यों बच्चों होगा? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर किसी में वॉल्यूम की बात आ रही है और टेम्परेचर आप कम ज़्यादा कर रहे हो तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, जो कि वॉल्यूम टर्म होता है। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है बच्चों? जहां पे
मास का टर्म हो, मास या वेट। देखो फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज होती है, अलग नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है मास टर्म, यानी जिसमें मास की बात हो, वॉल्यूम की बात ना हो, वेट की बात हो, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर कोई वेट है तो टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो, वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। क्लियर बच्चों? तो देखो अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी होती हैं वो समझो। पहली होती है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा। दूसरा है आपका वेट बाई वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम आ गया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। नॉर्मलिटी जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी वॉल्यूम से कनेक्शन है। फॉर्मेलिटी ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। पीपीएम, पीपीएम का बच्चों मतलब समझो, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताता हूं मैं। उसका पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम। अब देखो यहाँ भी वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम, तो ये सारे जो टर्म हैं आपके, ये हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन से हैं समझो बच्चों? परसेंटेज वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, मोलालिटी, मोलालिटी जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम, वो सॉरी वेट बाई वेट, पीपीएम वेट बाई वेट। तो ये जो चार टर्म है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 टर्म है आपके, ये हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया कंसेंट्रेशन का। अब हमें क्या करना है कि फर्दर एक एक 1 बाई 1 ये सारे टर्म हमें स्टडी करने हैं। उसके बाद हमारा कंसेंट्रेशन जो हमारा टॉपिक था, उसका पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंसेंट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। तो एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी बच्चों। गुड, वेरी गुड। अब इसको रफ करते हैं और टेम्परेचर यहाँ डिपेंडेंट टर्म को हम पहले क्लियर करते हैं। तो अब आप एक काम करो बच्चों, हेडिंग लगाओ यहाँ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट का पहला टर्म कौन सा है देखो। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट का पहला टर्म है बच्चों यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसको आप हेडिंग लगाओ, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को। टाइम लगता है रफ करने में इसको। हाँ तो बच्चों क्या लगाना है यहाँ पे आपको? परसेंटेज। अब पहला टर्म आपको यहाँ क्या लगाना है? टेम्परेचर डिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टर्म लगाना है यहाँ पे। पहला हम देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में? ml में, अपॉन में आप क्या लोगे यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में। बस यही होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, चाहे आप सॉल्यूट की परसेंटेज निकाल लो या सॉल्वेंट। अब देखो परसेंटेज यहाँ पे वर्ड जो हमने मतलब परसेंटेज लगाया है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है समझो। जहां भी परसेंटेज होता है वहां 100 का क्या करते हो आप? मल्टीप्लाई करते हो 100 का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखना बच्चों, इसको मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, आप इसको नोट करिएगा। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में अब लिखा रहा हूं यहाँ पे, इसको हमेशा याद रखना। न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने में इसका बहुत ज्यादा हेल्प आएगा जो पॉइंट में मैं लिखवा रहा हूं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, दैट्स गुड। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 100 ml मानना है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर बच्चों? हमेशा याद रखना, अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको हमेशा कितना मानना है? वॉल्यूम 100 ml मानना है वॉल्यूम को, ये बात याद रखना। और दूसरा पॉइंट, जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर में हमेशा आप लिखोगे सॉल्यूट को और डिनोमिनेटर में आप हमेशा लिखोगे सॉल्वेंट को। ये पॉइंट भी याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूमिनेटर में हमेशा सॉल्यूट को लिखा जाता है और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट को लिखा जाता है। ये दोनों पॉइंट्स, एक ये और ये एक ये, दोनों पॉइंट्स आपको बहुत क्लियरली रिमाइंड होने चाहिए। क्लियर बच्चों? अब देखो दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, दूसरा है आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम।
अब इसको समझो, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है। तो देखो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है बच्चों, यहाँ पे आपने क्या लिया, वॉल्यूम। देखो ऊपर ये जो वॉल्यूम है किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम किसका है, नीचे वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, न्यूमिनेटर में हमेशा क्या लिखा जाता है, सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। ये हमेशा किस में आता है, न्यूमिनेटर में आता है, सॉरी डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में हमेशा क्या आता है, सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर हम वेट की बात करेंगे तो किसका वेट आएगा, ये सॉल्यूट का वेट आएगा। समझ रहे हो ना बच्चों इसको, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो न्यूमिनेटर में हमेशा क्या लिखा जाता है, सॉल्यूट, तो ये वेट होगा किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में, क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या है, अभी वॉल्यूम था तो ml में लिया था, अब वेट आ गया तो किस में चला जाएगा, ग्राम में, अपॉन नीचे वॉल्यूम है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लिखोगे। क्लियर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, और इनटू क्या करोगे यहाँ पे 100 करोगे। क्लियर, परसेंटेज निकालनी है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपको निकालना है तो बच्चों आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 करना है। अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है आपको बच्चों, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इंटू 100 करना है। क्लियर बच्चों, ये दोनों टर्म आपके क्लियर हो गए। ठीक, अब हम तीसरा टर्म इसका करते हैं, कंसंट्रेशन का। तीसरा टर्म कौन सा बताया था बच्चों मैंने, तीसरा था मोलारिटी। तीसरा टर्म कौन सा था, मोलारिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मोलारिटी का मतलब समझो, मोलारिटी का मतलब क्या होता है। देखो मोलारिटी नाम से पता चल रहा है, मोल वर्ड यूज हो रहा है इसमें, तो समझो द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस ये डेफिनेशन होती है मोलरिटी की, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने कोई 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं, वही उसकी क्या होती है, मोलरिटी बच्चों। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, वही उसकी क्या होती है, मोलरिटी। अब देखो इसको अगर मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो, मोलरिटी समझना बच्चों, इधर मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझो बच्चों इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सिंपल फॉर्मूला बन गया, बहुत इजी ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, बहुत प्यार से समझना है। मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब इसको मैथमेटिकली अगर आपको रखना है तो आप कैसे रखोगे, देखो समझो, मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से करते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ये हो गया बच्चों मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या है इसमें रॉकेट साइंस, मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये नीचे ले आता हूं। तो देखो मोलरिटी इक्वल, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप, किसी भी चीज के मोल्स निकालते हो तो कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास क्या हो गया W, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया m0। समझो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही करते हो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई ना, W अपॉन m0। अब इसको उठा के यहां रख दो, तो W अपॉन m0 इंटू VL, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये हो गया सीधा सीधा, आप चाहो तो सीधा n लगा दो, अगर मोल्स गिवन है तो, नहीं गिवन है तो आप यहां से ये लगा लो, m इक्वल W अपॉन m0 इंटू VL। क्लियर बच्चों, अगर इफ वॉल्यूम इन ml, अगर सॉल्यूशन ml में दिया हो,
अगर लीटर में दिया है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे बच्चों। लेकिन अगर वॉल्यूम लीटर ml में दिया हो, लीटर में ना दिया हो, तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को देखो, m इक्वल W अपॉन m नॉट इंटू VL, ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखो बच्चों, ये एक जनरेट हो गया। अगर वॉल्यूम किस में हो, ml में, ये वॉल्यूम इन ml, देन आप क्या करोगे, m इक्वल W अपॉन m नॉट इंटू VL इंटू 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका हो गया क्लियर। तो ये टर्म हो गया आपका मोलरिटी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर करेंगे तो मोलर m इक्वल n अपॉन VL, n की वैल्यू होती है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो m इक्वल W अपॉन m नॉट इंटू VL। अगर वॉल्यूम ml में है तो आप क्या करोगे, m इक्वल W अपॉन m नॉट इंटू VL, और ऊपर क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर बच्चों, ये आपका मोलरिटी टर्म क्लियर हो गया। दूसरा टर्म क्या था बच्चों, दूसरा टर्म था आपका स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ का मतलब समझो, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है द मास, स्पेस थोड़ा कम है, मैं यही एडजस्ट करता हूं इसको। यहाँ पे होता है द मास ऑफ सॉल्यूट। द मास ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में। ये बात ध्यान रखना, द मास ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम। प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझो बच्चों, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिया था, मोल्स लिए थे, सॉल्यूट के मोल्स लिए थे, लेकिन स्ट्रेंथ में आपने क्या लिया है, मास ऑफ सॉल्यूट, किस में, ग्राम में। यानी यहाँ पे आप मोलरिटी में आप कह रहे हो, मोलरिटी में मतलब है कि कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन स्ट्रेंथ क्या कहती है, स्ट्रेंथ कहती है कि कितना मास, कितना वेट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का, वो वेट की बात करती है, ये मोल्स की बात करता है। इतना फर्क है बस मोलरिटी और स्ट्रेंथ में। तो देखो इससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो देखो अगर इसको आप देखना है, मैथमेटिकली देखना है, तो देखो ये क्या हो गया, एस हो गया इक्वल आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम। मैंने क्या बताया, मास और वेट में कोई फर्क नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, W लिखोगे। क्लियर बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखोगे, VL। समझ में आया बच्चों, यही तो बन गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, सिंपल। स्ट्रेंथ W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, तो और अपॉन प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो VL हो गया। क्लियर बच्चों, ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे एक सबसे मजेदार बात कि अगर आपको यहाँ पर रिलेशन निकालना है, न्यूमेरिकल में रिलेशन बहुत अच्छा यूज होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। अगर इन दोनों में रिलेशन आपको निकालना है तो देखो रिलेशन निकालना बहुत इजी है। रिलेशन निकालने में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मोलरिटी को रखो यहाँ पे, m क्या निकाला है, मोलरिटी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू VL। यही तो निकाला बच्चों आपने, मोलरिटी अभी यही तो निकाली है, सामने लिखी है देखो, m इक्वल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू VL, यही निकाला है। अब देखो इतने टर्म को आप देखो गौर से, ये टर्म क्या लग रहा है आपको, इतने टर्म को देखो, इतने टर्म को, ये टर्म किसके इक्वल लग रहा है, W अपॉन VL, सामने लिखा है W अपॉन VL, किसके इक्वल लग रहा है, S के इक्वल है कि नहीं है। यानी इतना टर्म किसके इक्वल हुआ, S के इक्वल हुआ। समझो बच्चे इस चीज को। तो देखो यहाँ पे फर्दर अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, M इक्वल, अब देखो M इक्वल S अपॉन क्या बन जाएगा, यहाँ पे M नॉट बन जाएगा बच्चों। S इक्वल M इक्वल S अपॉन M नॉट, और S यहाँ पे अगर करना है आपको तो क्या करोगे आप, अगर यहाँ पे S निकालना है तो क्या करोगे, S इक्वल क्या कर दोगे, M इंटू M नॉट। ये हो गया रिलेशन आपका, M इक्वल S अपॉन M नॉट, और S निकालना है तो M इंटू M नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। क्लियर बच्चों, तो ये देखो 4 टर्म आपके क्लियर हो गए, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलरिटी, स्ट्रेंथ, 4 टर्म आपके। और 5वां टर्म ये आपका रिलेशन भी, चलो इसको रिलेशन भी है, ये रिलेशन भी हो गया आपका, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ।
क्लियर बच्चों? तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको फर्दर आगे करते हैं। इट्स वेरी गुड। ओके, नाउ अगला टॉपिक लगाते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। अब देखो नॉर्मेलिटी होती क्या है? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of the solute, of the number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of given solution, dissolved per liter of given solution। देखो ये होती है बच्चों आपकी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व पर लीटर गिवन सॉल्यूशन। यानी सबसे पहले मोलिटी में हमने क्या पढ़ा था? मोल्स कितने डिजोल्व में 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के। स्ट्रेंथ में क्या पढ़ा था? कितना वेट सॉल्यूट का डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो देखो अगर आपको इसको निकालना है सिंपली, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे? अगर आपको देखना है तो नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यही करोगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? लीटर में। समझ में आया बच्चों? ये तो करोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। तो मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? नॉर्मेलिटी एंड इक्वल। अब आप यहाँ पे क्या लगोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो EQ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किस में? लीटर में। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या चीज है? जो अब स्टार्टिंग नया टर्म आया है, नया टॉपिक आया है इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट क्या टर्म होता है बच्चों? ये समझो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे आपने मोल्स निकाले थे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसी से तो निकालते हैं बच्चों। उसी तरह अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पे आप लिखोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो सिंपली क्या बनेगा? EQ अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब W और इक्विवेलेंट मास ऑफ EM, इक्विवेलेंट मास का मतलब EM। ये बन गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? EQ की वैल्यू आ गई। जिस तरह से आप मोल्स निकालते हो ना, N अपॉन W अपॉन M नॉट, यानी मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। समझो इस चीज को, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो गिवन मास अपॉन
इक्विवेलेंट मास, ये किसकी वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट की आ गई, यानी EQ की वैल्यू आ गई। अब देखो फॉर्मूला क्या था आपका, N इक्वल EQ अपॉन VL। अब इसी चीज को आप अगर यहां लेके आओगे तो क्या करोगे, N इक्वल, अब यहां से यहां लेके आ रहे हैं, N इक्वल W अपॉन EM इंटू VL, ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, N इक्वल W अपॉन EM इंटू VL, ये बनेगा फॉर्मूला। अब देखो एक और चीज आती है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे भी यूज करा, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं इसको समझो, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, अब इसको समझो कि इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये समझो। और मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास को हम m0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो देखो यहां पे अब क्या बनेगा, EM इक्वल क्या आ गया, EM की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो क्या आएगी निकल के, m0 अपॉन n, यही तो आएगी निकल के बच्चों, m0 अपॉन n फैक्टर। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, EM की वैल्यू आ गई। अब देखो फॉर्मूला और आगे जा सकता है, समझो इसको, फॉर्मूला और आगे जाएगा बच्चों। अगर देखो n की वैल्यू क्या निकाली अभी आपने, n, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो n इक्वल W अपॉन m की वैल्यू क्या निकाली है आपने, m0 अपॉन n फैक्टर। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इंटू VL। अब m0 अपॉन n फैक्टर जो वैल्यू निकाली है, जब आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ m0 आएगा, n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टर। ये देखो फॉर्मूले और जनरेट हो रहे हैं, n इक्वल W इंटू n फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू VL। अब देखो ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, मेन फॉर्मूला आपका ये, फिर एक और फॉर्मूला ये जनरेट हुआ, उसके बाद एक और फॉर्मूला ये जनरेट हुआ आपका। समझो इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये नॉर्मेलिटी में जो आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अब देखो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें फॉर्मूले में तो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली देखेंगे तो N इक्वल EQ अपॉन VL। और अब ये EQ का मतलब है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है वो समझो, जैसे आप मोल्स निकालते हो, मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसकी तरह आप इक्विवेलेंट निकालोगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट W इक्विवेलेंट मास ऑफ EM, तो EQ अपॉन W अपॉन EM। अब देखो यहाँ पे अब यही EQ की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो N इक्वल W अपॉन EM इंटू VL। अब EM का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। तो अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है इसको समझो। तो इक्विवेलेंट मास इस तरह से निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट मास इक्वल मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m0 से, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। अब देखो अब इसको मैथमेटिकली अब रखेंगे हम, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल m0 अपॉन n फैक्टर, ये बन गया। अब ये EM की वैल्यू आ गई, EM की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में फिर पुट कर दो, ये EM है, ठीक है बच्चों। अब EM की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट करो, तो देखो N इक्वल W अपॉन m0 इंटू VL, ये अपॉन में n फैक्टर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू n फैक्टर, ये आपका बन गया मेन फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो n फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। तो देखो इसमें केस होते हैं, पहला केस होता है यहाँ पे इन केस एसिड। अगर कोई चीज एसिड है, कोई एसिड का n फैक्टर आपको निकालना है, तो n फैक्टर क्या करो, उसका जो डिसोसिएशन होगा, जैसे HCl, अब HCl को आप तोड़ोगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एसिड के केस में अगर आपको n फैक्टर निकालना है, तो जो भी एसिड डिसोसिएट होने पे, जो भी एसिड डिसोसिएट होने पे जितने H पॉजिटिव आयन देगा, जितने भी H पॉजिटिव आयन देगा, वही उसका n फैक्टर होगा। समझो इस चीज को बच्चों, कोई भी एसिड डिसोसिएट होने पे जितने H पॉजिटिव देगा वही उसका n फैक्टर होगा।
फॉर एग्जाम्पल HCl को अगर आप वाटर में डालते हो तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो कितने H पॉजिटिव दिए इसने? 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ। तो अगर इसका आपको इक्विवेलेंट मास पता करना है तो HCl का कैसे करोगे? देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, Cl का कितना होता है 35.5 और +1 तो 36.5। अब इसका आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो 36.5 अपॉन 1 करोगे तो कितना आएगा? 36.5 ही आएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा और देखते हैं। मान लो एक एसिड है आपके पास H2SO4, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो मैं एक साथ ही कर देता हूं। ये 2H पॉजिटिव देगा प्लस SO4 2 नेगेटिव दे देगा। ये 2H पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कितने H पॉजिटिव जा रहे हैं यहाँ पे? 2, जब ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि पहली बार में ये 1 देगा, दूसरी बार में फिर 1 देगा। तो ये मैंने एक ही रिएक्शन में लिख दिया है। तो ये 2H पॉजिटिव देगा, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। जितने भी H पॉजिटिव होंगे डिसोसिएशन होने के बाद वही उसका एन फैक्टर होगा। तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास पता करना है तो कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 98 और अपॉन एन फैक्टर कितना है? 2, तो कितना करेंगे? 49। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया H2SO4 का? 49 हो गया बच्चों। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 49 हो गया इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 98। एन फैक्टर कितना है? 2, तो कितना हो गया? 49 हो गया बच्चों इसका। इस तरह से हम निकालते हैं एन फैक्टर। क्लियर? ये तो हो गया एसिड के केस की बात। अगर हम बात करें बेस के केस में, इन केस बेस, समझो इस चीज को, इन केस बेस। अब इन केस बेस की बात करें तो बेस में क्या है? जैसे मान लो ये है आपका NaOH। अब NaOH एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे NaOH। तो देखो यहाँ पे बस वही है, उसमें एसिड के केस में क्या था? H पॉजिटिव जितने मिल रहे थे वही उसका क्या था? एन फैक्टर। तो बेस के केस में बच्चों जितने OH मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन वही उसका एन फैक्टर होगा। अगर इसको डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा? N पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यही तो मिलेगा डिसोसिएशन होने के बाद। तो यहाँ पे OH कितने मिले हैं? 1, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। एसिड के केस में डिसोसिएट होने पे जितने भी H पॉजिटिव मिलते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है, और बेस के केस में जितने भी OH मिलते हैं डिसोसिएशन होने पे वही उसका क्या होता है? एन फैक्टर होता है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। अगर हम बात करें इन केस ऑफ सॉल्ट, अब देखो सॉल्ट भी हो सकता है कोई। सॉल्ट के केस की अगर बात करें तो सॉल्ट में समझो, अब सॉल्ट में यहाँ पे हमने लिया NaCl, ये डिसोसिएट हुआ तो ये डिसोसिएट होने में क्या देगा? N पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही तो देगा। तो देखो एसिड के केस में क्या होता है? अब ये चार्ज कितना है? +1, ये चार्ज कितना है? -1। समझो इस चीज को। तो यहाँ पे अगर इसका एन फैक्टर निकालना है तो आप कोई सा भी एक चार्ज आपको यहाँ पे लेना है, चाहे तो आप पॉजिटिव ले लो और चाहे आप नेगेटिव ले लो। आप दोनों चार्ज नहीं लोगे, एक चार्ज लोगे, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, वही उसका एन फैक्टर होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव 1 है तो एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। इन दोनों को एक साथ नहीं लेना, कभी ध्यान रखना। एक चार्ज लेना है, चाहे आप पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। एक वन मोर एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने मान लो लिया यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस लिया। इसको जब डिसोसिएट किया आपने तो इसने Al ने दिए +6 पॉजिटिव और SO4 ने दिए -6। इस पर +6 चार्ज आएगा और इस पर -6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि Al2 कितने हैं? 2 और एक Al कितने देता है? 3, तो 2 Al कितने देंगे? +6 और SO4 कितने हैं? 3। एक SO4 पे कितना चार्ज होता है? 2, तो 3 पे कितना हो गया? 6, तो -6 +6। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसका एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर, इस पूरे का एन फैक्टर निकालोगे तो कितना निकालोगे बच्चों? अब चाहे तो आप माइनस वाला 6 ले लो चाहे प्लस वाला 6 ले लो, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या रखोगे? 6। कभी प्लस माइनस नहीं लगाते एन फैक्टर में, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया बच्चों। तो ये होती है कैलकुलेशन, आपकी एन फैक्टर निकालने की कैलकुलेशन। समझ में आया बच्चों? ये एन फैक्टर निकालने की कैलकुलेशन होती है। ये आपका क्लियर हो गया, नॉर्मलिटी टर्म क्लियर हो गया बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं अभी इस वीडियो को, और मैं अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगला फर्दर टॉपिक, डिपेंडेंट टेम्परेचर टर्म जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमने परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कर लिया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कर लिया, मोलरिटी कर ली, स्ट्रेंथ कर ली, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी कर लिया, और नॉर्मलिटी भी कर ली हमने। अब हमारे यहाँ पे टर्म बचे हैं, फॉर्मेलिटी बचा है,
और पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बचा है, पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम बचा है। 3 टर्म हमारे बचे हैं बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।